नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नई समीक्षा पर विचार करेंगे जो स्नातकोत्तर हिंदी के पत्र 16 सेमेस्टर 4 का अंश है। हमारे विद्यार्थी मित्र जानते होंगे कि इससे पहले भी हम लोग नई समीक्षा विषय पर एक संवाद कर चुके हैं। आज का यह संवाद इस विषय पर आधारित उस पिछले संवाद की अगली कड़ी है। पिछले संवाद में हम लोगों ने देखा था कि इस आंग्ल अमेरिकी विचार नई समीक्षा की शुरुआत जॉन क्रो रेंसम की एक किताब द न्यू क्रिटिसिज्म से होती है, जिसका प्रकाशन 1941 में हुआ था। नई समीक्षा पद का प्रयोग जॉन क्रो रेंसम से पहले भी हो चुका था और उस क्रम में स्पिनगार्ड, क्रोचे, इन सब की चर्चा हम लोगों ने की थी। और फिर यह देखा था कि किस प्रकार नई समीक्षा की अवधारणाओं का विकास रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट, यवोर विट्रस, इन सब पर परस्पर बहस करते हुए इसकी अवधारणा का विकास हुआ है। यानी इसके जो आधार तत्व हैं, इसके पीछे संवाद की एक परंपरा है। और उसके बाद हम लोगों ने 1940 के आसपास हिंदी क्षेत्र का जो परिदृश्य था कि कैसे यहाँ भी एक जटिल संवेदना आ गई थी, युगबोध परिवर्तित हो गया था, नई कविता, नई कहानी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, प्रगतिवाद की सीमाएं स्पष्ट हो चुकी थी और उसके बाद आधुनिकता बोध यहाँ हिंदी में स्थापित हो रहा था। और उसके बाद वैश्विक परिस्थितियों की चर्चा हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा मनुष्य की अस्मिता पर और किस प्रकार अस्तित्ववाद का भी विकास हुआ और हिंदी में उसका प्रभाव पड़ा। और इस प्रकार हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार एक जटिल युगबोध के समानांतर रचना में नएपन को पहचाना जाता है और नई कविता का विकास हुआ और ठीक इसके समानांतर समीक्षा में भी नई समीक्षा की बात होती है। और जब उसी समय अमेरिका से नई समीक्षा की बात हो रही थी, यानी नई समीक्षा के उद्भव और इसके वातावरण पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग नई समीक्षा के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। जॉन क्रो रेंसम की चर्चा हो चुकी थी। जॉन क्रो रेंसम दक्षिण अमेरिका में एक विश्वविद्यालय है, वांडरविट विश्वविद्यालय। बच्चन सिंह ने अपनी किताब भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन में बताया है कि दक्षिण अमेरिका के टेनेसी राज्य के नेशविले शहर में वांडरविट विश्वविद्यालय में जॉन क्रो रेंसम प्रोफेसर थे और वहीं पर एलन टेट, क्लिंट बुक्स, रॉबर्ट पेन वारेन ये रेंसम के शिष्य थे। और वो जो नेशविले शहर था, जैसे कहा जाए कि महानगर से दूर
इसलिए इनकी विचारधारा जो हुई वह अपने आप में बहुत अलग हटकर है। उसी समय गृह युद्ध हुआ था वहां, और कृषि प्रधान दक्षिण अमेरिका उत्तर के औद्योगिक अमेरिका से हार गया था। इस हार के प्रभाव से भी एक भटकाव आ रहा था वहां के विचारकों में। नई समीक्षा की पृष्ठभूमि में उसको भी देखना आवश्यक है। तो इस क्रम में रैनसम और जो बाकी नाम लिए गए, एलन टेट, आरपी वॉरेन, क्लिंथ ब्रुक्स, इन सबसे नई समीक्षा का विकास होता है। पर यह पहले ही समझ लेना चाहिए कि इन सब में मतैक्य से ज्यादा मत भिन्नता ज्यादा है। ऐसा ना समझा जाए कि ये लोग किसी खास एक स्कूल के थे और एक ही तरह की बात कर रहे थे। रेनवेलक ने अपनी किताब कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिसिज्म में लिखा है कि यह दुर्भाग्य की बात है कि नई समीक्षा शब्द इन आलोचकों की विविधताओं और भिन्नताओं को ओझल कर देता है और एक गलत संकेत देता है कि इन आलोचकों का अपना एक स्कूल है या अपना एक ग्रुप है, दल है। वास्तव में दक्षिण अमेरिका के जो 4 आलोचक, रैनसम, एलन टेट, वॉरेन, क्लिंथ ब्रुक्स, इनके व्यक्तिगत और निकट संबंध तो हैं, लेकिन आपस में इनकी मत भिन्नता भी ज्यादा है। खासकर जो रैनसम का विचार है वो बिल्कुल अपनी राह पर चलते हैं। विंटर्स ने अमेरिकी और अंग्रेजी कविता के इतिहास पर अपना विचार दिया है, लेकिन उनका वो सिद्धांतों में ज्यादा बात करते हैं। केनेथ बर्ग का आलोचनात्मक सिद्धांत इतना विस्तृत है कि संस्कृति का एक दर्शन है वो अपने आप में। उसमें अर्थ विज्ञान की भी बात है, मार्क्सवाद की भी बात है, मनोविश्लेषण की भी बात है। एडमंड विल्सन जब अपनी तरफ से नई समीक्षा की बात करते हैं तो वो बारी बारी से लगता है कि सारी पद्धतियों का उपयोग कर रहे हैं। ब्लैकमूर जो पाठों का बहुत निकट से विश्लेषण करते थे, वह व्यावहारिक आलोचना को बाद में बहुत विस्तार देते हैं, जिसमें फिर बाद में वो दोस्तोयेव्स्की के उपन्यासों पर विचारधारात्मक और नैतिक बहसें करते हैं। यानी कहना यह है कि जो नई समीक्षा का विकास हुआ इसमें मत भिन्नता ज्यादा है। ये आलोचक एक दूसरे की स्थिति के प्रति क्रियाशील हैं। तो इसलिए हम धीरे धीरे करके एक एक करके कुछ प्रमुख बातचीत करेंगे कि कैसे इन लोगों का आपस में विचार अलग अलग होता है। जैसा कहा गया कि जॉन रैनसम की किताब न्यू क्रिटिसिज्म से ही नई आलोचना प्रतिष्ठित हुई, तो इनकी मुख्य बात यह है कि ये काव्य को पूरी तरह स्वायत्त मानते हैं और साहित्य का अपना एक प्रतिमान बनाने का प्रयास करते हैं। और बल्कि क्लिंथ ब्रुक्स ने तो इन प्रतिमानों के आधार पर विभिन्न कालों की कविताओं का विवेचन किया ताकि साहित्य की मूलभूत विशेषता का अनुभव किया जा सके और ऐसे मानदंड बनाए जा सकें जो सभी हर काल की कविता पर जो सही उतरे। और इन सब में जो एक साझी बात यह है कि ये लोग बाहरी प्रतिमानों को अस्वीकार करते हैं।
तो यानी ये कह देना पहले उचित होगा कि नई समीक्षा की जो शुरुआत होती है, ये ऐतिहासिक आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना, समाजशास्त्रीय आलोचना, जिन सब की चर्चा हो चुकी है, इस तरह की आलोचना पद्धतियों को ये पूरी तरह अस्वीकार करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि ये आलोचना पद्धतियां जो काम करती हैं कि साहित्य को अपने अपने ढंग से देखती हैं। यानी मनोवैज्ञानिक आलोचना जब साहित्य को देखती है तो अपनी अर्थ की तह जमा देती है उस पर। जब समाजशास्त्रीय आलोचना साहित्य को देखती है तो अपना अर्थ उस पर स्थापित कर देती है। नई समीक्षा ने जो महत्वपूर्ण बात की कि किसी बाहरी प्रतिमान को इन्होंने नकारा और साहित्य की पड़ताल ये अपनी शर्तों पर, साहित्य की शर्तों पर करते हैं। इसलिए साहित्य की भाषिक संरचना उनके विवेचन का केंद्रीय बिंदु है। यहां तक ये सभी आलोचक समान भावभूमि पर हैं। ये समान है कि बाह्य प्रतिमान नहीं लेंगे ये लोग और साहित्य की भाषिक संरचना की विवेचना करेंगे, लेकिन अंतर होता है इस विवेचना के स्तर पर आके। इस विवेचना के लिए अलग अलग पारिभाषिक शब्दावली इन लोगों ने खोजी और साहित्य को देखने का सबके औजार अलग हो गए। तो इसलिए इन लोगों की जब हम बात करते हैं तो उनके कुछ पारिभाषिक शब्दों के आधार पर उनको समझना होगा। जैसे जॉन क्लॉड रैनसम ने दो महत्वपूर्ण शब्द दिए, टेक्सचर और स्ट्रक्चर। हिंदी में जब हम इसकी बात करते हैं तो एक समस्या इसके अनुवाद की भी आती है, चूंकि अनुवाद इसका अलग अलग लोगों ने किया है हर पारिभाषिक शब्दावली का। इससे भी हिंदी में नई समीक्षा की समझ में थोड़ा अंतर आया है। तो इसीलिए यहां हम उन्हीं पारिभाषिक शब्दावली पे ज़्यादा बल देंगे जो अंग्रेजी में प्रचलित हैं। तो जैसे रैनसम की बात हो रही थी तो वह साहित्य में टेक्सचर और स्ट्रक्चर का आपसी तनाव देखते हैं। रामचंद्र तिवारी ने टेक्सचर का अनुवाद किया है शब्द विधान और स्ट्रक्चर का अनुवाद किया है अर्थ विधान। यह अनुवाद थोड़ा अर्थ को साफ साफ स्पष्ट करता है। शब्द विधान बिंबात्मक होता है, वह हमारे सामने बिंब खड़ा करता है, और अर्थ विधान विचार पर बल देता है। और इन दोनों का जो तनाव होता है उससे काव्य भाषा को एक विशेष भंगिमा मिलती है। रैनसम के अनुसार इस भंगिमा को पहचानना है, क्योंकि टेक्सचर है कविता की बुनावट और स्ट्रक्चर है कविता की निर्मिति, जो हमारे सामने खड़ा है, स्ट्रक्चर जो खड़ा है, और टेक्सचर उसकी बुनावट है। यानी शब्दों का जो अर्थ है उसमें थोड़ी अतार्किकता हो सकती है, लेकिन देखना होगा कि उससे स्ट्रक्चर क्या खड़ा हुआ, क्योंकि स्ट्रक्चर काव्य को रूप देता है और टेक्सचर और स्ट्रक्चर में एक प्रकार का तनाव होता है, द्वंद्व होता है। इस तनाव से ही कविता या साहित्य की अपनी विशेष भंगिमा प्राप्त होती है। जॉन क्लॉड रैनसम ने इस सिद्धांत का प्रयोग टी.एस. एलियट की प्रसिद्ध कविता द वेस्टलैंड पे किया और उन्होंने कहा कि इस कविता में टेक्सचर और स्ट्रक्चर के तनाव का अभाव है,
जिससे कविता का सौंदर्य नष्ट हो गया है। अब टेक्सचर और स्ट्रक्चर के तनाव कहने से थोड़ी बात बहुत समझ में आती है नहीं आती है। इसके लिए एक अच्छा उदाहरण बच्चन सिंह ने अपनी किताब में दिया है कि इसको समझाने के लिए उन्होंने निराला की प्रसिद्ध कविता स्नेह निर्झर बह गया है का उदाहरण दिया है। और उन्होंने बताया कि अब देखिए पंक्ति है, स्नेह निर्झर बह गया है। स्नेह तो निर्झर होता नहीं है, हम सब जानते हैं भाई। निर्झर झरना स्नेह तो हो नहीं सकता, यह अतार्किक है। यानी यह हुआ टेक्सचर जिसमें स्नेह को निर्झर बताया गया, इसमें एक अतार्किकता है। लेकिन यह टेक्सचर पूरी कविता के स्ट्रक्चर को मजबूत बनाता है, उसमें एक विशेष अर्थ प्रदान करता है। इसीलिए हम कहेंगे कि यहां पे टेक्सचर और स्ट्रक्चर के तनाव से एक भंगिमा आ गई कविता में। यानी जब हम अलंकार की बात करेंगे, प्रतीक की बात करेंगे, तो ये सब टेक्सचर हुआ। देखना यह है कि स्ट्रक्चर से क्या स्ट्रक्चर निर्मित हुआ, और इसी आधार पर साहित्य की विवेचना की बात जॉन क्लॉड रैनसम ने की। उसके बाद क्लिंथ ब्रुक्स की चर्चा करते हैं। क्लिंथ ब्रुक्स ने विसंगति शब्द का प्रयोग किया, अंग्रेजी में कहेंगे पैराडॉक्स। विसंगति और विडंबना ये दो मुख्य शब्द हैं, दो मुख्य पारिभाषिक शब्द हैं उनकी आलोचना के। क्लिंथ ब्रुक्स के अनुसार विसंगति ही किसी कविता के संरचनात्मक ढांचे का मूल आधार है। यानी विसंगति को वह काव्य भाषा का प्रधान गुण मानते हैं और कहते हैं कि कविता की प्रविधि व्यंजनात्मक और अप्रत्यक्ष होती है और यह बिंबों, रूपकों, प्रतीकों, चरित्रों और स्थितियों के माध्यम से नाटकीय रूप में अर्थ प्रकाशन करती है। ये उदाहरण हिंदी का गद्य साहित्य किताब है रामचंद्र तिवारी की, उस किताब से ये उदाहरण दिया गया है, जिसमें कहा गया कि भाई कविता के संरचनात्मक ढांचे का मूल आधार विसंगति है और बिंबों, रूपकों, प्रतीकों, चरित्रों आदि के माध्यम से नाटकीय रूप से अर्थ का प्रकाशन होता है। यानी ब्रुक्स के मतानुसार काव्य संरचना को पैराडॉक्स और आयरनी में खोजना है, विसंगति और विडंबना में, क्योंकि इनके द्वारा ही कविता का अपना एक अलग अस्तित्व निर्भर होता है और वह अपनी एक अलग पहचान बनाती है। यानी विडंबना में कहा कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है, बहुत सारे परस्पर विरोधी स्तर होते हैं और उस आधार पर साहित्य की पहचान की जाती है। तो क्लिंथ ब्रुक्स ने यह भी कहा था कि कविता समूची कविता को ही संप्रेषित करती है। जैसे लिफाफे में जैसे चिट्ठी भरी जाती है, ठीक उसी प्रकार काव्य रूप में वस्तु नहीं भर देते हैं कि चिट्ठी अलग है, चिट्ठी को डाल के लिफाफे में डाल दिए, वैसे ही वस्तु अलग है और वस्तु को काव्य रूप में भर देना है। बल्कि उन्होंने कहा कि यह जो विसंगति विडंबना है, उसकी जो प्रविधियां हैं वही अपने आप में काव्य हैं। इस बात को समझाने के लिए बच्चन सिंह ने दो उदाहरण दिया है। एक उदाहरण उन्होंने दिया हरिऔध की रचना,
दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। अब बचन सिंह कहते हैं कि इन 4 पंक्तियों का पैराफ्रेज हो सकता है, इसको गद्य में भी हम बिना किसी विकृति के अनुवाद कर सकते हैं। इसलिए विसंगति के आधार पर हम कहेंगे कि यह कविता के पैमाने पर खड़ी नहीं उतरेगी। और फिर उदाहरण देते हैं वो जयशंकर प्रसाद की कामायनी का। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। और इन पंक्तियों को उद्धृत करने के बाद बचन सिंह कहते हैं कि इसका पैराफ्रेज नहीं हो सकता, यानी इसको हम गद्य में ज्यों का त्यों नहीं बदल सकते हैं। और खास करके खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, इसमें जो एक वक्रता है वह इसे कविता बना देती है। अब इस विसंगति के कारण ही यह कविता है। और बच्चन सिंह ने अपनी किताब में बहुत बढ़िया ढंग से इस नई समीक्षा के सभी सिद्धांतों की तुलना भारतीय काव्य शास्त्र से की है। और उन्होंने कहा है कि अब इसे वक्रोक्ति कहिए, अलंकार कहिए, विसंगति कहिए, विडंबना कहिए, टेक्सचर कहिए, लेकिन कविता अगर कोई है तो इसके कारण है, और कोई किसी पंक्ति को कविता नहीं कह रहा है तो उसके भी कारण स्पष्ट हैं। यानी हम लोगों को समझना यहाँ यह है कि नई समीक्षा ने अपने वो औजार विकसित किए जिसके आधार पर बिना किसी बाह्य प्रतिमान के कविता का मूल्यांकन हम करते हैं। इसके बाद एलन टेट की चर्चा करें। एलन टेट काव्य में तनाव का सिद्धांत लेकर आए, टेंशन अंग्रेजी में। अब यहां भी अनुवाद की समस्या आती है। रामचंद्र तिवारी ने इसका अनुवाद किया है संतुलन, बच्चन सिंह ने इसका अनुवाद किया तनाव। अब हिंदी में जो तनाव और संतुलन अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होता रहा है, लेकिन यहां हम नई समीक्षा के संदर्भ में इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। एलन टेट के अनुसार कविता का अस्तित्व इस संतुलन पर निर्भर करता है। यानी शब्दार्थ के 2 तत्व हैं, एक को एलन टेट ने कहा एक्सटेंशन और एक को कहा इंटेंशन। और एक्सटेंशन और इंटेंशन का जो तनाव है, इसी में कविता का विकास होता है। बच्चन सिंह ने भारतीय काव्यशास्त्र की शब्दावली में समझाया है कि इसमें जिसको हम एक्सटेंशन कह रहे हैं वह है अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति, और जिसको इंटेंशन कह रहे हैं वह है लक्षणा और व्यंजना। और यह तनाव 2 स्तरों पर होता है, शब्द के स्तर पर और अर्थ के स्तर पर। अर्थ के स्तर पर एक पूरी प्रभावान्विति को हम इसमें पहचानते हैं। यानी एलन टेट एक्सटेंशन और इंटेंशन के बीच जो घट रहा है उसमें टेंशन को देखते हैं और उसके संतुलन की बात करते हैं, और उसके बीच यदि पूर्ण सामंजस्य स्थापित हो रहा है तो यह साहित्य की सार्थकता होगी। इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे आलोचक हैं जिन्होंने नई समीक्षा को आगे बढ़ाया है।
पर यदि कुछ प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करें, इन सब के अपने अपने औजार हैं, अपनी अपनी पारिभाषिक शब्दावली है, उन सबको हमने थोड़ा देखा है। मगर यदि जो समान बिंदु हैं नई समीक्षा के, जिनके आधार पे हम नई समीक्षा को पहचान सकते हैं, कुछ उन बिंदुओं की चर्चा यदि की जाए, तो पहला समान बिंदु है कि ये सब मानते हैं कि काव्य स्वतः वस्तु है। अब पश्चिम में काव्य को वस्तु मानने की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो गई थी। वह काव्य भाषा को ऐसा स्वरूप देना चाहते हैं कि विचार काव्य के स्थान पर वस्तु काव्य के रूप में काव्य भाषा का विकास हो। इलियट ने जो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया था, वह भी काव्य को बहुत वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ बनाने का ही प्रयास था। ये लगभग कला को विज्ञान से तुलनीय बनाने की चेष्टा थी। तो नई समीक्षा भी यह स्वीकार करती है कि काव्य अपने आप में एक वस्तु है, स्वतः वस्तु है। दूसरी बात जो ये सब लोग मानते हैं कि काव्य अपने आप में भाषिक संरचना है, इसलिए भाषा के सृजनात्मक तत्वों का विश्लेषण ही समीक्षा का प्रमुख धर्म है। यानी रिचर्ड्स और इलियट वगैरह भी साहित्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे, लेकिन नए समीक्षकों ने रचना को एकदम स्वायत्त भाषिक संरचना के रूप में देखा और उसके भाषिक विश्लेषण पर ही बल दिया। सभी समीक्षक, रैंसम हो, एलन टेट हो, रॉबर्ट पेन वारेन हो, आर.पी. ब्लैकमर हो, आइवर पिंटर हो, क्लिंथ ब्रूक्स हो, इन सभी समीक्षकों ने रचना पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए उसके भाषिक विश्लेषण पर बल दिया और उसकी विशेषताओं को प्रकाशित किया। अब इस विश्लेषण का औजार अलग अलग है, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, पर यहां ये सब लोग समान हैं कि सब लोग काव्य को भाषिक संरचना मानते हैं। और उसके बाद एक बिंदु जिसकी चर्चा थोड़ी हो चुकी कि इनकी दृष्टि में ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय, दार्शनिक एवं मनोविश्लेषणवादी समीक्षाएं अनावश्यक हैं, उसको ये लोग स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो सभी बाह्य प्रतिमान हैं। ये लोग साहित्य का वस्तुपरक विश्लेषण करना चाहते थे, इसलिए उन प्रतिमानों को ये स्वीकार नहीं करते थे। इनका मानना था कि ये वो जो प्रतिमान हैं वो साहित्य पर अपना अपना अर्थ आरोपित कर देते हैं। उसके बाद जो एक समान बिंदु है इन लोगों का कि ये अधिकतर लोग मानते हैं कि संप्रेषण और आस्वाद के प्रश्न पर विचार तथा मूल्यांकन का प्रश्न आवश्यक नहीं है। विशेषकर आस्वाद के मुद्दे पर तो इन लोगों ने बात नहीं की और संप्रेषण पर भी चर्चा बहुत कम है। तो इस बिंदु को इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि इनके लिए बस वो भाषिक संरचना की ही प्रमुखता थी। वो कैसे संप्रेष्य हो रहा है, कैसे पाठक के स्तर पे जा रहा है, वो क्या अर्थ ग्रहण हो रहा है, ये सब इनके विचार के क्षेत्र में विचार की परिधि में नहीं आता था। और फिर इसके बाद ये लोग मानते हैं कि रचना की आंतरिक संगति और संश्लिष्ट विधान के विवेचन विश्लेषण के लिए उसका गहन पाठ नितांत आवश्यक है, कि जब उसको बहुत करीब से समीपी अध्ययन करेंगे। देवीशंकर अवस्थी ने जब नई समीक्षा के कुछ औजारों का प्रयोग किया तो समीपी अध्ययन शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। और महेंद्र भल्ला की कहानी थी एक पति के नोट्स, उसमें इस औजार को समीपी अध्ययन के औजार का इस्तेमाल किया देवीशंकर अवस्थी ने और उस कहानी की पूरी समीक्षा की।
तो इन लोग का मानना है कि रचना की आंतरिक संगति के लिए, उसके संश्लिष्ट विधान के विवेचन विश्लेषण के लिए उसका गहन पाठ नितांत आवश्यक है। और फिर ये लोग कलाकृति की अन्विति पर बल देते हैं। ये मानते हैं कि रचना की एक अन्विति आवश्यक है। इस बिंदु पर भी देवीशंकर अवस्थी बल देते थे। और फिर एक कारण है जिसका उल्लेख रेनवेलक ने किया है कि साहित्य को उसके कारणों में ढाल देने से ये इनकार करते हैं कि क्या कारण थे, इन सब चीज़ों पर ये चर्चा नहीं करते। ये इनके लिए साहित्य अपने आप में एक वस्तु है, उसी की बात ये करते हैं। तो चूंकि इन बिंदुओं पर इनकी समानता है और इसलिए यही इनकी सीमाएं भी तय होती हैं। वस्तुतः नई समीक्षा की सीमाओं का बोध खुद अमेरिका में ही होने लगा था। शिकागो स्कूल के जो समीक्षक थे रामचंद्र तिवारी ने अपनी किताब हिंदी का गद्य साहित्य में इसकी चर्चा की है कि नई समीक्षा की सीमाओं का बोध स्वयं अमेरिकी समीक्षकों को बहुत जल्दी हो गया। और 1952 आते आते, यानी अगर 41 में हम जॉन कोड रैनसम की किताब आई थी वहाँ से शुरुआत मान रहे हैं, तो 11 साल, 1952 आते आते शिकागो स्कूल के आलोचकों ने आर.एम. क्रेन के नेतृत्व में नए समीक्षकों का विरोध किया और इन्होंने प्रमाणित कर दिया कि नई समीक्षा के औजारों से छोटी कविताओं का विश्लेषण भले कर लिया जाए, लेकिन प्रबंध काव्यों, नाटकों और कथाकृतियों की समीक्षा के लिए वे बहुत उपयोगी नहीं हैं। इस प्रकार इसकी सीमाएं भी स्पष्ट हो गईं। बच्चन सिंह ने अपनी किताब भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन में 5 बिंदु बताए हैं कि नई समीक्षा पर सामान्यतः ये 5 आरोप लगाए जाते हैं। पहला आरोप कि यह रूपवादी है और कला के लिए कला का समर्थन करती है। इस आरोप की यदि थोड़ी चर्चा करें तो जिस प्रकार रूसी रूपवाद की चर्चा होती है वैसे नई आलोचना का रूपवाद उस तरह का नहीं है। नई आलोचना काव्य की स्वतंत्र सत्ता में विश्वास रखती है, इसलिए भाषिक संरचना का विवेचन करती है। अब क्यों यह आरोप लगता है? चूंकि मूल्यांकन की प्रवृत्ति थोड़ी कम दिखाई देती है। तो यह आरोप इस पे लगता है क्योंकि ब्रुक्स और टेट दोनों मूल्यांकन की चर्चा तो करते हैं लेकिन खुद मूल्यांकन नहीं करते हैं, और इसीलिए जो विवेचन होता है यह एक तरह से कला के लिए ही यह विवेचन सीमित होकर रह जाता है। दूसरा आरोप इस पर जो लगता है कि भाषिक विश्लेषण इसकी इति कर्तव्यता है। संप्रेषण, आस्वाद और पाठक की समस्याओं से यह असंपृक्त है। ये नई समीक्षा जब किसी रचना को देखती है तो सचमुच केवल भाषिक संरचनाओं का विश्लेषण ही करती है। इस संरचना का पाठक पर क्या प्रभाव पड़ा या इसका क्या संप्रेषण हुआ, पाठक के बारे में यह बिल्कुल मौन है। संप्रेषण के संबंध में थोड़ी चर्चा इसमें हुई है। तीसरा आरोप इस पर है कि ऐतिहासिकता या इतिहास दृष्टि से इसका कोई सरोकार नहीं है। और चौथा आरोप कि मूल्यांकन से इसका कोई संबंध नहीं है। और पांचवा आरोप जिसकी थोड़ी चर्चा हुई कि प्रबंध काव्यों, नाटकों और उपन्यासों के विश्लेषण में यह असमर्थ है। यह इसकी सचमुच बहुत बड़ी सीमा है कि जहां लंबे काव्य या उपन्यास या नाटक की आलोचना
अगर करनी हो तो इस समीक्षा पद्धति की सीमाएं स्पष्ट हो जाती हैं, क्योंकि जब हम खंड खंड में बांटते हैं तो पूरे उपन्यास का जो समग्र बोध है वह इसे नहीं पकड़ में आता है। तो इन सीमाओं के बावजूद यह कहना होगा कि इसकी जो महत्ता है वह है कि नई समीक्षा ने साहित्य की स्वतंत्र और स्वायत्त सत्ता पर बल देकर उसकी अपनी महत्ता पर को प्रतिष्ठित किया। यानी नई समीक्षा को किसी दूसरी विधा की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि साहित्य को देखने के लिए हम इतिहास के पास जाएं, मनोविज्ञान के पास जाएं या दूसरे विषयों के पास जाना आवश्यक नहीं है। इसके पूर्व जब हम सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखते थे तो वहाँ दर्शन शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। काव्य का अपना जो स्वरूप है उसकी उपेक्षा होती है। जब मनोविश्लेषण के माध्यम से देखते हैं तो एक तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है और दूसरे रचना केवल एक केस बन के हमारे सामने आती है। मार्क्सवादी सिद्धांतों के आधार पर रचना को देखते हैं तो वहां सर्वहारा से सहानुभूति का पक्ष सामने आता है, क्योंकि अगर प्रतिबद्धता नहीं है तो माना जाएगा कि वह रचना अच्छी नहीं है। यानी वहां रचना को राजनीति तय करती है। तो इन प्रतिमानों में साहित्येतर प्रतिमानों को आजमाना होता है। नई समीक्षा ने दूसरे अनुशासनों से मुक्त करके साहित्य को देखने के लिए बिल्कुल एक साहित्यिक प्रतिमान स्थापित किया। यह इसकी महत्ता है। इसके बाद थोड़ी चर्चा इसकी भी कर देनी चाहिए कि हिंदी में जो नई समीक्षा आई यह ठीक उसी रूप में नहीं आई जैसी प्रतिष्ठा अमेरिकी समीक्षकों ने की थी। हिंदी में नए समीक्षकों ने काव्य के संदर्भ में भाषा के महत्व को तो स्वीकार किया, भाषा की सर्जनात्मक विशेषताओं को लक्षित करने की चेष्टा की, काव्य भाषा के संदर्भ में बिंब वैविध्य, तनाव, विसंगति, विडंबना, इन सब के महत्व को स्थापित किया। कई आलोचक हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, मलयज हैं, रघुवंश हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा हैं, जगदीश गुप्त हैं, अशोक वाजपेयी हैं। इन सब ने भाषिक संरचना के विश्लेषण की कोशिश की और इस प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग किया। रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब देखनी चाहिए इस संदर्भ में, काव्य भाषा पर 3 निबंध। शब्द प्रयोग, ध्वनि संयोजन, इन सब को नजर में रखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जब रचना का विश्लेषण करते हैं। तो यानी काव्य के रूप पक्ष को स्वीकार करते हैं। रचनाओं के गहन पाठ को भी स्वीकार किया गया। देवशंकर अवस्थी की चर्चा मैंने की कि किस प्रकार समीपी अध्ययन का प्रयोग करके दिखाया उन्होंने महेंद्र भल्ला की कहानी पर। लेकिन पूरी तरह ऐतिहासिक संदर्भ से काट कर साहित्य को देखने की बात यहां नहीं होती है। यहां तक कि मार्क्सवादी समीक्षकों ने भी रचना के रूप का सम्मान किया, रचना की स्वायत्तता की चर्चा की। खुद नामवर सिंह को हम लोग देखें इस संदर्भ में, कविता के नए प्रतिमान किताब उनकी, कि रचना की स्वायत्तता का एक तरह से सम्मान दिखाई देता है, रूप तत्व के विवेचन को भी महत्व मिलता है उसमें। तो इस प्रकार हिंदी में नई समीक्षा अपने बिल्कुल नए स्वरूप में आई, जो कि अमेरिकी समीक्षकों से थोड़ी हटकर है। और बहुत सारे नए समीक्षक हुए हिंदी में, कुछ नामों की चर्चा हुई भी, तो कुछ रचनाकार आलोचक भी हुए, जैसे अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर, अशोक वाजपेयी, जगदीश गुप्त, विजय देवनारायण शाही। कुछ पूरी तरह समर्पित आलोचक हुए। पर
यहाँ भी ये सब कोई एक ही रास्ता हो, एक स्कूल हो इन लोगों का, ऐसा नहीं है। इनमें भी अगर हम समानता की तलाश करेंगे तो वही भाषिक विश्लेषण और आधुनिक भावबोध का स्वीकार, यही इनकी समानता है, वरना हिंदी में के भी नए समीक्षकों का रास्ता बिल्कुल अलग है। तो इस प्रकार हम लोगों ने नई समीक्षा के सिद्धांतों पर चर्चा की। आशा है आपको यह संवाद पसंद आया होगा। जो विद्यार्थी मित्र इसको विस्तार से समझना चाहते हैं, वो रेनवेलक की किताब कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, एसेज इन मॉडर्न क्रिटिसिज्म, बच्चन सिंह जी की किताब भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की किताब हिंदी का गद्य साहित्य, इन पुस्तकों का विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। आज आपके सहयोग के लिए, आपके साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आशा है आपको आज का यह संवाद अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।